नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। देश में रामजीलाल सुमन के प्रकरण पर कमजोरी पड़ती दिख नहीं रही। रामजीलाल सुमन सदन में राणा सांगा पर एक गंभीर बयान देते हैं और उस बयान के बाद देश में भूचाल आ गया। उस बयान के बाद उनके आवास पर तत्काल कुछ भीड़ जाती है, बुलडोजर लेकर जाती है, वहां तोड़फोड़ करती है। और जिस दिन ये तोड़फोड़ उनके आवास पर होती है उस दिन आगरा में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। वो सदन में इसकी बात करते हैं, सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, वह माहौल तल्ख हो जाता है। लेकिन रामजीलाल सुमन अब भी अपनी बयानबाजी से पीछे मुकरते नहीं दिख रहे हैं। हालांकि जब आज अखिलेश यादव से यह सवाल किया गया कि आपके सांसद रामजीलाल सुमन आज भी बयानों से अलग नहीं हट रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने रामजीलाल सुमन का बयान नहीं सुना। उनसे उनके दूसरे विधायक इंद्रजीत सरोज को लेकर भी बयान सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। जबकि रामजीलाल सुमन का बयान कल से बड़ी तेजी से सोशल मीडिया में वायरल है और आज कल ही इंद्रजीत सरोज का बयान भी बड़ी तेजी से वायरल है। दोनों का बयान मंदिरों को लेकर था। वो अब खुलकर मुसलमानों के पक्ष में बयानबाजी दोनों करते नजर आए हैं। जहां रामजीलाल सुमन ने कहा कि मस्जिदों में मंदिर खोजने वाले अगर हम भी अपनी सी पे आए तो हम हर मंदिर में मठ खोजते नजर आएंगे और फिर ये जो हिंदुत्व का जो आभरण चढ़ाए घूम रही है भाजपा, ये 2 मिनट में उधड़ जाएगा। ये बयान बड़ी तेजी से चल ही रहा था कि उन्होंने कहा कि आ रहे हैं 19 तारीख को अखिलेश यादव, फिर 2-2 हाथ करेंगे। 4 बजे अखिलेश यादव कल लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पहली बार ये वाकया था कि जो 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एकाएक 4 बजे रखी गई और अखिलेश यादव ने कई बड़ी चीजें कही, जिसमें उन्होंने पहली बात कही कि पहले जब मेरी एनएसजी सुरक्षा हटाई गई थी तब भी मैंने कहा था कि मेरी सारी सुरक्षा वापस ले लो, मैं जनता के बीच का आदमी हूं, मैं जनता के बीच निहत्ता चला जाऊं और 19 अप्रैल को भी आगरा में अकेला जाऊंगा, देखता हूं कि कौन कौन वहां आएगा, जो आएगा उससे मैं 2-2 हाथ करूंगा। यही बात रामजीलाल सुमन ने सुबह की कि उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल को आगरा अखिलेश यादव आ रहे हैं, कोई चाहे तो 2-2 हाथ करना चाहता है तो वो आ जाए। अखिलेश यादव ने कहा मैं बिना भारी भरकम भीड़ के साथ जाऊंगा, वहां रामजीलाल सुमन के परिवार से मुलाकात करूंगा, उनके सामने जो संकट है उस पर उनका हौसला बढ़ाऊंगा, उनसे मिलूंगा और फिर उनसे आगे की बातचीत करूंगा। जिस हिसाब से 12 तारीख को तलवारें लहराई गई, 12 तारीख को बड़ा भयंकर माहौल बनाया गया, अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकियां दी गई, साथ ही रामजीलाल की हड्डी पसली और तोड़ने का जो धमकी थी वो सोशल मीडिया पर आज भी वायरल है। रामजीलाल सुमन का मानना है कि हमें सब तरीके की गालियां दी गई, उन पर हमारा केस SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराया जाए। हो सकता है इस पर अखिलेश यादव गंभीर बातचीत करें, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में दिए गए बयान पर आप किसी कोर्ट में आप केस दर्ज नहीं करा सकते हैं। फिलहाल वो बयान लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही से निकाल दिया गया है, लेकिन पूरा क्षत्रिय समाज इस मामले में पीछे हटता नहीं दिख रहा है। इस मामले में क्षत्रिय समाज के नेता महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि दम है तो फिर 19 अप्रैल को आओ और 2-2 हाथ करते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो 12 अप्रैल को भी तलवारें लहराते हुए, बंदूकें लहराते हुए, लाठियां लहराते हुए आगरा पहुंचे थे, फिर क्यों आप छिप गए थे, क्यों नहीं आप आए सामने? हम तो फिर 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। अगर वो 19 तारीख को ही करना चाहते हैं तो हम 19 तारीख को भी तैयार हैं। वो डर क्यों रहे हैं? सामने आए, हिम्मत है तो मोर्चा लें। अब इस मामले के बाद फिर एक बार सरगर्मी तेजी पकड़ती दिख रही है। कहीं ऐसा ना हो कि जो अखिलेश यादव के आने का प्रोग्राम है और जैसे अलीगढ़ में उन्हें घेरने का प्रयास करणी सेना और क्षत्रिय सेना ने किया, अगर उसी तरीके की तैयारी आगरा में भी करणी सेना और क्षत्रिय सेना करती है तो अखिलेश यादव कैसे अकेले आकर या निहत्थे आकर इन सभी का सामना करेंगे? महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि हमने दिखाया अपना शक्ति प्रदर्शन, हमने अपनी ताकत दिखाई और उस ताकत के आगे रामजीलाल सुमन कहीं नहीं टिकेंगे। रामजीलाल सुमन में अगर दम है तो सामना करें। हम उनका सामना, उनका चुनौती स्वीकार करते हैं और इस चुनौती स्वीकार करने के बाद एक बार फिर आगरा का पुलिस प्रशासन पसोपेश में पड़ जाएगा।
उन्होंने एक इंटरव्यू को, दो तीन चैनल को आज अपना इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। उन सभी बातों को बोलना भी हम उचित नहीं समझेंगे, उससे माहौल खराब होता है। फिलहाल आगरा कब शांत होगा नहीं कहा जा सकता है। उनके इस घटनाक्रम में चलते आगरा के पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ भी आज गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर बना दिए। जिस तरीके से उन्होंने जांबाजी दिखाई 12 अप्रैल को, उससे उनको इनाम मिला और बड़े महानगर के अब पुलिस कमिश्नर बना दिए गए। भाई जिस हिसाब से आगरा के आईजी दीपक कुमार जी ने ये पूरा चाक चौबंद हौसला रखा, इससे उन्हें भी पारितोषिक दिया गया और अब वो आगरा के पुलिस कमिश्नर बना दिए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में अगर देखो तो ये क्षत्रिय समाज, करणी सेना और रामजीलाल सुमन का एक ऐसा द्वंद्व फंसा हुआ है जिसमें आगरा ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का मामला फंस गया है। करणी सेना के चलते योगी आदित्यनाथ भी फंसते चले जा रहे हैं। बाहर जो संदेश जा रहा है वो ये जा रहा है कि योगी अगर मोदी ने नहीं हटाए तो योगी मोदी को बर्बाद कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान कर देंगे। क्षत्रिय सेना या क्षत्रिय समाज, करणी सेना, ये जो है ये धीरे धीरे इतना प्रेशर बना देगी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो बड़ी तादाद में दलित वोट आया था, जो बड़ी तादाद में पिछड़ा वोट आया था, वो दूर चला जाएगा। आपको मालूम होगा कि बसपा पहले से खत्म हो चुकी है और बसपा जब आप फिर अपनी होशो आवास में वापस लौटती है तो सबसे पहले वो अपने भतीजे आनंद को मायावती वापस लाती हैं। माफी मांगने का जो कुचक्र है वो एक सामाजिक कार्यकर्ताओं में समझाने का है। आपसी परिवार में जब फैसला हुआ उसके बाद उनकी वापसी होती है और आज ही उनकी जेड 22 श्रेणी की जो सुरक्षा थी वो वापस ले ली जाती है। पूरे देश में उन्हें 22 श्रेणी की सुरक्षा आनंद को नहीं मिलेगी। इस सुरक्षा के बाद चर्चा शुरू हो गई कि भारतीय जनता पार्टी मानने लगी है कि बसपा अपनी पैठ बढ़ाने लगी है। वहीं चर्चा यह भी है कि बसपा, चंद्रशेखर आजाद, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 2027 तक एक होकर, इकट्ठे होकर पहले से तैयारी कर भाजपा को रोकने का प्रयास करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि सबने अगर ईमानदारी से चुनाव इन चारों दलों ने मिलकर इकट्ठा होकर लड़ा तो फिर भाजपा की हालत बेहद पतली हो जाएगी और इस सब पतली हालत को लेकर भाजपा एक एक पांव फूंक फूंक कर रख रही है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी मौजूदा परिस्थितियां बनी हैं वो बड़ी विकराल परिस्थितियां फंसाती नजर आ रही हैं। जिस प्रकार से कासगंज का रेप और उस रेप में कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह के निकटस्थ, उनके सजातीय विधायक हरिओम वर्मा और उनके देवेंद्र राजपूत के निकटस्थ जो अखंड प्रताप सिंह हैं, एपी सिंह पकड़े गए हैं, एपीएस उर्फ गब्बर, उनको लेकर भी पूरे प्रदेश में हलचल मची हुई है। बनारस का रेप सबकी आंखों में खटक रहा है और ऐसे समय में अगर ये रामजीलाल सुमन जो दलित सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, या इंद्रजीत सरोज का बयान जो मंदिर, मठों और भगवान को लेकर दिया गया है, इससे कई लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। साधु फिर चीखने चिल्लाने लगे हैं, लेकिन साधु, संत, महात्मा इस बात को बड़ी भूल रहे हैं कि इन दलित पिछड़ों के दम पर ही आपने 66 करोड़ लोगों को गंगा में, कुंभ में डुबकी लगवा दी। आपको बता दें कि 100 करोड़ हिंदू माना जाता है, 110 करोड़, 140 करोड़ पूरी जनसंख्या अभी मौजूदा मानी जाती है, जबकि 11 के बाद जनसंख्या का जनगणना नहीं हुई है। लेकिन 140 करोड़ में अगर 20% या 18% हम मानते हैं तो उस हिसाब से लगभग 25 से 30 करोड़ मुसलमान हैं, 1 करोड़ 10 लाख लोग 110 करोड़ लोग बचते हैं। 110 करोड़ में ईसाई और नास्तिक और सब मिला के अगर हम और ऐसे जैन और उन सभी धर्मों को निकाल दें तो 20 करोड़ लोग और निकाल देते हैं तो 90 करोड़ लोग बचते हैं। और उस 90 करोड़ को अगर हम 80% से जोड़ देते हैं तो 72 करोड़ लोग दलित और पिछड़े समुदाय से। उन 72 करोड़ लोगों में से सबसे ज्यादा गंगा स्नान कुंभ में किया है और कुंभ में स्नान करने के बाद लोगों की भावनाएं योगी आदित्यनाथ से जुड़ी और वो जुड़ी हुई भावनाओं को अब लगातार ठेस पहुंच रही है। लोग दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में भाजपा सोच रही है कि जो कुंभ की तैयारी थी वो सब जीरो हो जाएगी। अब कुंभ 12 साल बाद पड़ेगा। 27 में विधानसभा का चुनाव है और इधर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में पूरी भाजपा को नेस्तनाबूद कर देगी।
रामजीलाल सुमन जाटव समुदाय से आते हैं, भारी भरकम नेता हैं और आगरा के रहने वाले, फिरोजाबाद आगरा के रहने वाले हैं, फिरोजाबाद से सांसद रहे हैं, अब राज्यसभा सांसद हैं। उनके प्रति जो कारनामा क्षत्रिय समाज और करणी सेना ने किया है, उसे दलितों में एक आवाज गई। फिर उसके बाद अखिलेश यादव को जो जान से मारने की धमकी दी, उससे पिछड़े समाजों में एक आवाज गई। पिछड़े और दलित अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर किसी को चुनाव लड़ने की जरूरत भी नहीं है। दोनों की संख्या 80 से 85% के मध्य है। 80-85% वोटों को लेकर कोई चुनाव लड़ेगा तो कितना भी कम रहेगा, एक तरीके से प्रदेश में झाड़ू लगा देगा। स्थिति दिल्ली जैसी हो जाएगी कि 403 में एक दल के पास 350 सीटें, 360 सीटें होंगी। ऐसे में भाजपा ये कारनामा कर चुकी है 2017 में, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि इस लड़ाई को कितनी जल्दी समाप्त करें। भाई महिपाल सिंह मकराना कह रहे हैं कि हम दम है तो 19 अप्रैल को आए अखिलेश यादव, हम पहुंचते हैं, चैलेंज दे रहे हैं। उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 19 अप्रैल को नियत्थे जाएंगे और हम देखेंगे और आगरा की भूमिका को समझेंगे। फिलहाल ये देखना है कि आगे कौन आगे बढ़ता है, कौन कैसे आगे कदम बढ़ाता है, इसका हमें इंतजार रहेगा, प्रतीक्षा रहेगी। और इस प्रतीक्षा के बाद तय होगा कि 19 अप्रैल का ये किला कौन फतेह करता है। कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से सामान्य तरीके से फतह करके वापस चले जाएंगे या फिर महिपाल सिंह मकराना वहां करणी सेना के लोगों को लेकर पहुंचेंगे और जो विवाद थम चुका था उसे फिर एक बार जन्म मिलेगा। तो फिलहाल आगरा प्रशासन के लिए फिर एक परेशानी का सबब बनता चला जा रहा है। आज 16 तारीख हो रही है, अब 16 के बाद 2 दिन बाकी हैं, यानी 19 तारीख को ये बड़ी फिर एक बार आगरा पुलिस के समक्ष एक चुनौती होगी। हालांकि आईजी भी बदल गए हैं, डीआईजी आ गए हैं, शैलेश कुमार जो मथुरा के एसएसपी थे, और वहीं आगरा के पुलिस कमिश्नर अब होंगे दीपक कुमार, जो कभी अखिलेश के बड़े खास अधिकारियों में से गिने जाते थे। तो देखना ये होगा किस तरीके से आगरा में शांति बनी रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन अखिलेश यादव दोनों विधायकों से अपने बयानों से बचते नजर आए हैं। उन्हें भी हिंदुओं की वोट चाहिए, तो बड़ी ये वोटों की राजनीति में कौन किसी पर भारी पड़ेगा, हमें अभी प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार और धन्यवाद।